Hello students, welcome to online tutorial by Anumi, and we are discussing chapter solid states. So in this chapter till last lecture we have discussed about packing in simple cubic crystal. In today's lecture we will discuss about body centered cubic system. मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में कैसे पैकिंग होती है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है. ओके, सो बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक लैटिस होती है या सिस्टम होता है, पैकिंग होती है, ये बहुत यूनिक होती है. यूनिक इसलिए होती है कि स्पेशली अगर हम इसमें बात करें तो इसमें लेयर वन जो मीन्स जो स्फीयर्स लेयर बनाते हैं, फर्स्ट लेयर जो बनाते हैं, मैं फटाफट यहाँ पे बना के बता देती हूँ, ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते. राइट, सो स्फीयर्स ऑफ वन लेयर दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर. फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स आपस में एक दूसरे को कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे. कॉन्टैक्ट कौन से करेंगे? इनके ऊपर जो सेकंड लेयर आएगी तो वो फर्स्ट लेयर वाले से क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे. तो अगर हम इसमें बहुत रफली देखें फटाफट, तो देखो जो मैंने ये डार्क कलर का, प्लम कलर का जो बनाया है, ये स्फीयर आपस में टच नहीं कर रहे है ना. और ब्लू स्फीयर्स जो हैं वो भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, लेकिन ब्लू स्फीयर्स प्लम कलर को टच कर रहे हैं, है ना, और प्लम कलर वाले ब्लू को टच कर रहे हैं. तो एक यूनिक पैकिंग है. इसमें क्या होता है कि एक लेयर के स्फीयर्स एक दूसरे को टच नहीं करते, दे आर इन कांटेक्ट विद द स्फीयर्स ऑफ द नेक्स्ट लेयर. ओके, क्लियर? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अब इसको देख लेते हैं. यूनिक वे ऑफ पैकिंग एज द 2D अरे that can imagine to constitute the space lattice are themselves formed in a unique way. एक बहुत यूनिक वे है ना. देखो 2D अरे में भी जो लैटिस पॉइंट हैं वो एक लेयर के, वो एक दूसरे को टच नहीं करते, तो इसमें भी एक लेयर के उसमें टच नहीं करते. हाउएवर ये स्फीयर्स जब 2D से 3D में कन्वर्ट होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? टच करते हैं. ठीक है, तो जब 2D अरे के लेयर्स इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं कि दे आर इन टच ऑफ स्फीयर्स ऑफ नेक्स्ट प्लेन. ठीक है, वो नेक्स्ट प्लेन को टच करते हैं. मींस फर्स्ट लेयर के सेकंड लेयर को करेंगे, सेकंड लेयर के आपस में नहीं करेंगे, सेकंड लेयर के स्फीयर्स जो होंगे वो फर्स्ट और थर्ड लेयर के कांटेक्ट करेंगे. तो इस तरीके से जो पैकिंग बनती है उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड पैकिंग. ओके, अब देखो ये मैंने बॉडी सेंटर्ड का एक बनाया हुआ स्ट्रक्चर ये रहा है ना. देखो यहाँ से यहाँ तक एक क्यूब बन जाएगा. ज़्यादा नहीं कर रही हूँ मैं उसको. ये क्यूब बन गया. ठीक है, ये पीछे वाली लेयर हो गई और ये बीच में एक स्फीयर इसके फंसा हुआ है. अब इसका हमने क्या किया? सरफेस सेक्शन ले लिया. तो देखो ये कॉर्नर एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे वाला, और ये बॉडी सेंटर्ड एटम है. अब अगर हम देखें तो यहाँ से बात करेंगे, ये हो गया ए. यहाँ पर A इज़ नॉट इक्वल्स टू 2R. क्यों भाई? क्यों 2R के बराबर नहीं है? बीच में एक गैप आ गया ना छोटा सा, है ना. तो A इज़ नॉट इक्वल्स टू 2R. ये लाइन हमको बहुत अच्छे से याद रखनी है. मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? A इज़ नॉट इक्वल्स टू 2R. ठीक है. हाउएवर अब हमको कैसे देखना है? यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंटली हमको देखना है, हमको बॉडी डायगोनल देखना है. तो अगर हम इस कॉर्नर से चलें और यहाँ तक चलें, ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक के जो सारे एटम हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं ना. ठीक, तो एक मिनट, मैंने वो जानबूझ के रख किया क्योंकि हौच पौच हो जाएगा वहाँ पर. तो ये अपन हटा देते हैं. A इज़ नॉट इक्वल्स टू 2R. आपको आ गया है समझ में, है ना. अब देखो ये एक कॉर्नर है. ठीक, अब हमको क्या करना है? हमको बॉडी डायगोनल लेना है. तो देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलें, जो ये पिंक वाली लाइन है, राइट, यहाँ इस कॉर्नर तक देखो, तो इस कॉर्नर तक इम्पॉर्टेंट क्या है? यहाँ से यहाँ तक
ये हो गया इस पॉइंट तक R हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं देखते हैं, अगर हम देखें तो ये कॉर्नर वाला एटम R आएगा, बीच में कंप्लीट स्फीयर आएगा तो 2R आएगा और फिर R आएगा। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या हो गया, यहाँ पर हमारा रिलेशन हो गया √3a इक्वल्स टू 4R। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए A और R में रिलेशन क्या होता है, √3a इक्वल्स टू 4R। अब हमको देखना है इफेक्टिव नंबर। इफेक्टिव नंबर देख लेते हैं। कॉर्नर्स की शेयरिंग कितनी है, कॉर्नर्स की शेयरिंग है 8 इंटू 1/8, हमको पता है ना। तो 8 इंटू 1/8, सॉरी मैंने गलत जगह पे कर दिया। एक बॉडी सेंटर्ड में है, तो बॉडी सेंटर वाला जो है वो कम्प्लीटली 1 है, और कॉर्नर की शेयरिंग है 8 इंटू 1/8। तो टोटल कितने एटम्स हो गए, 2 एटम हो गए। तो बीसीसी स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं, 2 पर यूनिट सेल। अब हमको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो हम पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, हमको पता है पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स, ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स या एटम्स, हम एटम को स्फीयर्स मान रहे ना, अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम तो किसका क्यूब हो जाएगा, क्यूब का हो जाएगा। तो क्यूब का जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब, ठीक है। और जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स जो आएगा, तो टोटल कितने स्फीयर्स हैं यहाँ पर, 2, तो दैट इज 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस आर है। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3 4R/√3, एक मिनट। तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4R/√3, और इसका हम क्या ले लें, क्यूब ले लें। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4R क्यूब, मतलब √3, हाँ √3 का क्यूब लिया और 4 इंटू 4 का R क्यूब लिया। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आया वो आ गया √3 पाई/8, ठीक है। नहीं, इस कलर से अच्छा नहीं दिख रहा, मैं येलो से हाईलाइट कर देती हूँ। सोच रहे होगे मैम बार बार कलर चेंज कर रही हैं, थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए, अच्छा लगता है ना। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया, √3 पाई/8, एंड दैट इज इक्वल टू 0.68। और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हुई, दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 68%, ओके। सो दिस वन इज इट्स पैकिंग एफिशिएंसी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो हो गया बहुत सिंपल, है ना। सिंपल क्यूबिक से थोड़ी ज़्यादा आ गई, उसकी 52% थी, इसकी 68%। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस एटम की ही, तो देखो, या इस सेंटर वाले एटम की बात कर लेते हैं, बड़े आसानी से निकल जाएगा। इसके अराउंड 8 एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। और लिखा है द स्फीयर्स एट बॉडी सेंटर विल बी टचिंग द स्फीयर्स एट 8 कॉर्नर। और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे, 2 स्फीयर्स हैं, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, तो 2 इंटू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वो स्मॉल ए लिखा हो गया, एंड ए क्यू, ठीक है। ये क्या आ गया, हमारा डेंसिटी आ गई। अगर हमको एलिमेंट का मास मालूम है और एज लेंथ मालूम है या रेडियस मालूम है तो हम एज लेंथ निकाल लेंगे और फिर हम क्या निकाल लेंगे, डेंसिटी निकाल लेंगे। अब हम इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ नेबर। यहाँ पर हमें अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो फिक्स डिपॉजिट में हमने जो अपना दिमाग रखवाया हुआ है उसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेबर में नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर कौन सा होता है,
नियरेस्ट नेबर वो होता है जिसकी वॉल एक दूसरे को क्या करती है, टच करती है। तो देखो मैं इस कॉर्नर की बात करूं तो इसका नियरेस्ट एटम कौन सा है, जो कि बॉडी के सेंटर में है, क्योंकि कॉर्नर वाले तो टच ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बॉडी के सेंटर में जो एटम है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बेटा कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा √3a/2, है ना। तो अब अपन आते हैं यहाँ पे, तो नियरेस्ट हमेशा दैट इज इक्वल टू 2r पे मिलेगा, तो वो कितना हो गया √3a/2, और नियरेस्ट तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज 8। अच्छा आपको मैं फिर से याद दिला दूं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी नेबर अगर बॉडी डायगोनल की किसी भी पोजीशन पे मिले, मतलब बॉडी डायगन जो होता है तो वो बॉडी सेंटर पे मिले या बॉडी डायगोनल के कॉर्नर पे मिले, उसका नंबर हमेशा 8 होता है। कोई भी नेबर अगर एज की किसी लोकेशन पे मिले, मींस एज सेंटर पे मिले, एज कॉर्नर पे मिले, तो उसका नंबर ऑलवेज 6 होता है। और कोई भी नेबर अगर फेस की किसी लोकेशन पे मिले, मींस फेस सेंटर पे मिले या फेस डायगोनल पे मिले, तो उसका नंबर 12 होता है, ठीक है। और उसमें भी अगर नॉन शेयरिंग फेस है तो उसका नंबर कितना हो जाता है 24। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये हमको कहाँ मिल रहा है, बताइए आप कहाँ मिल रहा है, एट बॉडी सेंटर पे, है ना। डिस्टेंस से ही समझ में आ रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट, मतलब इससे थोड़ा दूर का पड़ोसी, ये बिल्कुल पड़ोसी। अब पड़ोसी के बाद अड़ोसी, अड़ोसी के बाद खड़ोसी, खड़ोसी के बाद जड़ोसी, है ना, तो या गड़ोसी ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये तो हमारा पड़ोसी। अब पड़ोसी के बाद आता है अड़ोसी, अड़ोसी बड़ोसी, ठीक है, ऐसे करते हैं ना, सड़ोसी। तो ये हो गया अब इसका अड़ोसी, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, ए डिस्टेंस पर। जरा हम फिर से फिगर देखें, देखो ए डिस्टेंस पर आते हैं तो ये देखो ये नियरेस्ट है, इसका एज के कॉर्नर पर मिलेगा, है ना। तो इसकी लोकेशन कितनी हो गई, इसकी लोकेशन कितनी हो गई, इसकी लोकेशन कहाँ हो गई, एज कॉर्नर पर। यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ हुई, एज कॉर्नर पर। नंबर कितना होगा 6, ठीक है। डिस्टेंस कितना है ए। फिर अड़ोसी के बाद अपन बात करते हैं बड़ोसी की, ठीक है, ठीक है। ए फॉर एप्पल तो अड़ोसी, ठीक है, और बी फॉर बॉल तो बड़ोसी, और सी फॉर, अब कैट तो नहीं बोलेंगे, बिल्लौसी तो नहीं बोलेंगे, तो उसको सड़ोसी बोल देंगे, ठीक है। तो अब अपन आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो ये कहाँ आता है, a/√2a, मतलब ये आता है हमको फेस डायगोनल पर मिलता है। कहाँ मिलता है, ठीक है, और फेस डायगोनल पर है तो उसका नंबर कितना है 12। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट रेज टू पावर 3, ये हमको मिलता है बॉडी डायगोनल पर, ठीक है, जिसका डिस्टेंस है √3a और इसका नंबर है 8। कहाँ मिलता है, बॉडी डायगोनल पर, ओके। तो ये नेबर वाला पार्ट जरूर बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन सीधा बनता है कि इसमें टाइप्स, नेक्स्ट नेबर कहाँ है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कहाँ है, तो ये पूछा जाता है ना। और मैं आपको एक तरीका बता दूं, बहुत सिंपल है इसको करने का। आप तो जैसे ये वाला आपने एटम लिया तो इसके सारे डिस्टेंस देख लो बेटा। ये वाले का डिस्टेंस कितना है √3a/2, ये डिस्टेंस कितना है √3a, मैं लिखती जा रही हूँ। और इनको फिर क्या करो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम क्या करते हैं, उसको लगा देते हैं। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, जैसे 1 एटम लें तो 1 से बॉडी सेंटर का डिस्टेंस कितना हो गया, √3a/2, ठीक है। फिर अपन आते हैं 1 से 2 का डिस्टेंस a, ठीक है, 1 से 3 का डिस्टेंस √2a, ठीक है, 1 से 7 का डिस्टेंस कितना हो गया, √3a। और इनको आप क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो। तो ये नियरेस्ट, फिर ये उसके बाद ये नेक्स्ट नियरेस्ट, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट रेज टू पावर 3। सिंपल है ना। तो ये हो गए बॉडी सेंटर्ड में टाइप ऑफ नेबर्स, ओके। अब हम आते हैं
बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ये थोड़ा सा हमको, मैंने बोला था ना दिमाग की एफडी थोड़ी सी तोड़नी पड़ेगी, तो और तोड़ो जरा जाके। अभी पार्शियली तोड़ी थी ना, अब थोड़ी सी और तोड़नी पड़ेगी, फिर भले ही फिक्स करा देना, कोई दिक्कत नहीं है, जेई निकाल लो उसके बाद फिक्स करा देना। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं बेसिकली कि पहली बात तो ये अरेंजमेंट जनरली हमको मेटेलिक क्रिस्टल में मिलता है। आयनिक में तो नो डाउट मिलता है, आयनिक में तो सब मिलता है, सिंपल क्यूबिक भी मिलता है, बॉडी सेंटर्ड भी मिलता है, सब मिलता है। लेकिन मेटेलिक क्रिस्टल्स में स्पेसिफिकली हमको ये क्लोज पैकिंग मिलती है। ठीक है, क्या मिलता है? क्लोज पैकिंग मिलता है। अब इसमें क्या होता है, ये थ्योरी रामायण अपन बाद में पढ़ेंगे। इसको करने के लिए हम ना थोड़ा सा स्पेसिफिक वे में चलते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छा सा कलर ले लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं, पहले सारे स्फीयर्स की एक लेयर बनाते हैं। तो जिनके आगे मैंने ए लिखा है ना, ये एक लेयर बनाया, इनको एक दूसरे से बिल्कुल टच करते हुए रख दिया। ठीक है, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में तो हम एक लेयर के एटम एक दूसरे से टच करते ही नहीं है ना, तो जिन जिन पर ए लिखा है ना वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब बारी आती है सेकंड लेयर की। तो बॉडी सेंटर्ड में तो बिल्कुल सीधा था, क्योंकि एक लेयर के एटम टच नहीं कर रहे थे, तो हमने सेकंड लेयर इस तरीके से डाला था कि भाई वो क्या करे, उन चारों को जोड़ के रखे। भाई ये चार आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो ब्लू वाला क्या करेगा, इन चारों को जोड़ के रखेगा, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई ये वाले ग्रीन वाले भी आपस में बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, अभी ऊपर के ऑरेंज सर्कल को नहीं देखना। जब हम लेयर ए को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, दो तरह के वॉइड्स या खाली गैप मिलते हैं। देखो ऐसा ट्रायंगुलर बन रहा है ये वाला, और ये इन्वर्टेड ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, देखो आपको दो दिख रहे हैं ना, राइट। तो एक इन्वर्टेड ट्रायंगल टाइप बन रहा है। ठीक है, देखो जिस पर बी लिखा है, इन सब की शेप कैसी है, बिल्कुल आइडेंटिकल है ना। और सी कैसा है, ट्रायंगल लगा है। तो जो हम सेकंड लेयर रखते हैं, जो ऑरेंज से सर्कल बनाया, वो इस तरीके से रखा कि बी ने जहाँ गैप किया है, तो ये वाला जो गैप है उसके ऊपर रख दिया, तो बी लेयर ऐसे अरेंज हो गई ग्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये दो लेयर तो अरेंज हो गई। अब सारा ट्विस्ट आता है थर्ड लेयर में। किस में आता है, थर्ड लेयर में। हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन हैं थर्ड लेयर के लिए। ऑप्शन 1, हम क्या करें कि थर्ड लेयर को क्या करें, सी के ऊपर रखें। किसके ऊपर रखें, जो ये सी दिख रहा है यहाँ रखें। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ, और कोई कुछ बोलेगा नहीं कि टाइम लग रहा है ना, तो कुछ भी नहीं बोलेगा कोई। हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फटाफट एक ही स्फीयर बनाना है मुझे, नॉट अ बिग टास्क। हम क्या करें कि इस तरीके से जो मैंने बनाया स्फीयर रेड वाला, अब हम क्या कर दें, जो हमने थर्ड लेयर रखी वो हम क्या कर दें, इस सी के ऊपर रख दें। तो देखो ए अलग लेयर हो गई, बी अलग लेयर हो गई, और सी अलग लेयर हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में हमारे पास 3 अलग अलग लेयर आती हैं, ए, बी एंड सी। तो ये ABC टाइप की पैकिंग होती है। ठीक, और ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, तो ऑप्शन बी कैसा होता है, ऑप्शन बी हम क्या करते हैं, मतलब ऑप्शन 2 सॉरी, ऑप्शन 2 में जो हम थर्ड लेयर लाएं, वो हम सी के ऊपर नहीं रखें, जहां ए रखा है ना बिल्कुल उसी के ऊपर रख दें। ठीक है, तो अब उसके ऊपर मैं क्या ड्रॉ करूं, तो यहाँ पर 2 ही लेयर्स रिपीटेड होती हैं, ए बी। ठीक है, फिर से ए बी, फिर से ए बी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 में ओनली 2 रिपीटिंग लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, ए बी, 2 ही टाइप की लेयर मिलती हैं हमको, है ना। और ऑप्शन 1 में हमको 3 टाइप की लेयर मिलती है, ABC, और इसके बाद फिर से हम रिपीट करेंगे, तो फिर से जो 4th लेयर आएगी वो ABC, 4th 5th 6th, फिर से लेयर आएगी ABC। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की पैकिंग होती है। ठीक है, तो देखो
यहाँ पर जो मैंने बोला वही लिखा है। अब मैं इसको फटाफट पढ़ के बता देती हूँ कि जब हम फर्स्ट लेयर बनाते हैं और जब सेकंड लेयर रखते हैं तो ओनली 50% ऑफ वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। सेकंड लेयर से सिर्फ क्या होता है, 50% वॉइड से क्या होती है, ऑक्यूपाइड होती है। देखो सिर्फ हमने किसको ऑक्यूपाई किया है वहाँ पर, बी को किया था ना, और तो किसी को किया नहीं था। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ओनली 50% वॉइड्स कैन बी ऑक्यूपाइड। ठीक है, अब हम अगर 100% वॉइड ऑक्यूपाई करना चाहते हैं तो थर्ड लेयर हमें क्या करनी पड़ेगी, सी पर रखनी पड़ेगी। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से ए के ऊपर रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम पढ़ लेना, ये मैंने बता दिया है पूरा। तो इन सेकंड लेयर वी हैव टू काइंड्स ऑफ voids of second layer below which there are spheres of first layer, all voids of type A, voids of layer below which there are voids of first layer, voids of type B। ठीक है, तो फॉर थर्ड लेयर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, मैंने दो ऑप्शन बता दिए। ठीक है, और ये मैंने पूरी पैकिंग भी बता दी कि हम ए बी सी भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ए बी करते हैं। अब इसमें हम फर्स्ट देख रहे हैं ए बी सी अरेंजमेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। मतलब जब हम ए बी के ऊपर सी जो रखें वो सी वॉइड के ऊपर रखें, थर्ड लेयर हमारी कैसी हो, डिफरेंट हो। ओके, अब मैं इसका फिगर दिखाती हूँ आपको। देखो ये कैसा दिखाई देगा, देखो ये फर्स्ट लेयर हो गई, येलो वाली सेकंड लेयर हो गई और पर्पल वाली क्या हो गई, थर्ड लेयर। तो साइड व्यू देखेंगे तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। ठीक है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, देन अगेन फर्स्ट लेयर। तो इस तरीके से 3 लेयर्स रिपीटेड होती हैं। और अगर हम देखें इन तीनों लेयर्स को अलग अलग किया, फिर इनको ज्वाइंट किया, चिपका दिया, दूर दूर थोड़ी होती है, चिपकी हुई रहती हैं, और ज़रा हमने साइड से व्यू देखा तो आप देखो ये एक क्यूब बना, दिख रहा है ना आपको, देखो क्यूब बन रहा है आपको। यहाँ से मैं बना देती हूँ, ये येलो से जो खींची हुई है लाइन, देखो ये इसका फ्रंट फेस है, ये इसका साइड फेस है, और ये इसका टॉप फेस है। एक क्यूब बना, और इस क्यूब का अरेंजमेंट कैसा है, इस क्यूब के कॉर्नर पे एटम है, राइट, कॉर्नर पर एटम है, और इस क्यूब के फेस के सेंटर पे एटम है। तो ABC पैटर्न से, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट, ABC पैटर्न से जो यूनिट सेल जनरेट होती है, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल is formed by ABC पैटर्न और क्यूबिक क्लोज पैटर्न। तो क्यूबिक क्लोज पैटर्न से हमको जो मिलती है वो क्या मिलती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मिलती है। इसलिए CCP और FCC सेम है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, CCP, और क्या बोल सकते हैं, FCC, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर, आया समझ में, है ना। तो ABC पैटर्न से फेस सेंटर्ड यूनिट बनती है। अब अपन आते हैं रिलेशन बिटवीन A एंड R। तो मैं फिगर देखती हूँ आगे है कि नहीं है, यहाँ पर है। देखो सबसे पहला रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन A एंड R। देखो यहाँ पर A इज नॉट इक्वल्स टू 2R। अब ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। यहाँ से पहले मैं समझा देती हूँ, फिर अपन आगे लास्ट पेज पे जाके समझा दूंगी मैं आपको। देखो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये एज लेंथ है, मैं रब कर दूंगी जब मुझे ज़रूरत नहीं लगेगी। ये एज लेंथ के बीच में गैप आ गया बेटा इतना सारा, तो A इज़ नॉट इक्वल्स टू 2R। यहाँ पर A इज़ नॉट इक्वल्स टू 2R। लेकिन आप देखो ज़रा, इस फेस से आप यहाँ चलिए तो ये फेस डायगनल है, और दैट इज़ इक्वल्स टू √2A, और √2A क्या हुआ, 4R के इक्वल हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखो ये R, ये 2R और ये R, है ना।
तो फेस सेंटर्ड में a इज नॉट इक्वल्स टू 2r, दैट √2a इक्वल्स टू 4r होता है। ठीक, अब अपन आ जाते हैं दोबारा यहीं पर, तो ये रिलेशन आ गया यहाँ पर, √2a इक्वल्स टू क्या होता है 4r होता है ना। अब हम आते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो देखो कॉर्नर पर जो एटम है 8 इंटू 1/8 और हर फेस के सेंटर पर 6 इंटू 1/2, तो टोटल एटम्स कितने हो गए 4। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना हो गया 4। और जब हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन हमको पता ही है, बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4 इंटू 4/3πr³ अपॉन a क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम तो इतना होगा, और यहाँ पर हमको पता है √2a इक्वल्स टू क्या है 4r है। तो a इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 4r/√2। तो a क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल्स टू 4³ r³ अपॉन 2√2 लिख दूँ मैं इसको, सिंपल सी बात है ना, √2 का क्यूब लिखूँ तो इसको मैं आई कैन राइट 2√2। बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 4 इंटू 4/3πr³, 4³ r³ अपॉन 2√2। इसको जब सॉल्व किया तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया π/3√2, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.7। ठीक, और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई, पैकिंग एफिशिएंसी 74%, राइट। बॉडी सेंटर्ड में कितनी थी 68%, और यहाँ पर कितनी आ गई 74%। मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि ये आपको पता है। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो देखो मैं दोबारा से इस फिगर पे जाऊँगी। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स नियरेस्ट नेबर, है ना। तो देखो अब ये मैं सब रब कर देती हूँ क्योंकि आगे का काम नहीं है मुझे इसका, तो ये मैं रब कर देती हूँ। और यहाँ हम रूल पेज ले लेते हैं ज़रा। देखो अब कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो इसका नियरेस्ट नेबर फेस के सेंटर पे मिल रहा है, और मैंने आपको क्या बताया, कोई भी नेबर अगर फेस सेंटर पे मिले या फेस डायगोनल पे मिले तो उसका नंबर कितना होता है 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। हाउएवर मैं लास्ट लेक्चर में नॉट लास्ट, आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। तो यहाँ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 12 हो गया, और डेंसिटी निकालेंगे तो z कितना हो गया, z इक्वल्स टू 4। z क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ना, तो 4 इंटू एटॉमिक मास अपॉन a³ इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये है ना। ये याद रखना z क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड के लिए इफेक्टिव एटम 2 हैं, सिंपल क्यूबिक के लिए 1 है, और फेस सेंटर्ड के लिए इफेक्टिव एटम कितना है 4 है। क्लियर। तो यहाँ तक का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है और क्लियर है। अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ नेबर एंड नियरेस्ट नेबर। तो अब जरा हम इस पर दिमाग लगाते हैं। तो नियरेस्ट नेबर तो भाई बहुत क्लियर है, इसका डिस्टेंस कितना देख रहा है। देखो अपन बाद में बढ़ेंगे आगे, सबको पहले अपन क्या करते हैं ना, उससे लगा लेते हैं सीक्वेंस से। तो एक तो बेटा ये हो गया, ठीक है, एक तो ये हो गया, इसको मैंने डाला नंबर 1, ठीक है। उसके बाद अलग अलग कलर से बना लेते हैं अपना क्या जा रहा है, फटाफट यहाँ पे लाइन बना लेते हैं। फिर चिढ़ोगे कि मैडम टाइम लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो थोड़ा सा टाइम, लेकिन उससे आसान हो जाएगा। पता नहीं वो कहाँ जा रहा है, तो मैं अब उससे नहीं बना रही हूँ, वो कहीं से स्टार्ट करो कहीं से बन रहा है, हम ऐसे देसी तरीके से बनाएंगे। एक नेबर हमको ये मिलेगा, क्या होगा, लाइन सीधी तो नहीं होगी ना, चल जाएगा ना काम। तो एक नेबर हो गया ये सेकंड नंबर का, ठीक है। फिर एक लेते हैं ये वाला, ये थर्ड नंबर, सीक्वेंस में नहीं लगा रही हूँ, है ना। अभी ध्यान से देखना, अभी कहानी ना चेंज होते चली जाएगी। एक हम लेते हैं, ध्यान से देखो, इस कॉर्नर से मैं चलती हूँ,
और यहाँ बॉडी डायगोनल तक चलती है ना। तो ये हो गया कितना, √3a। अरे ये तो दिख ही नहीं रहा, कलर चेंज कर देते हैं इसको। तो ये कितना हो गया, a हो गया। ये कितना हो गया, √2a/2 हो गया। ये कितना हो गया, √3a हो गया। ठीक है, ये सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी ये √2a/2 और ये मतलब डेफिनेटली चिढ़ रहे होगे कि ये क्या हो रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, a हो गया, है ना। और ये डिस्टेंस कितना हो गया, √3a हो गया। और ये डिस्टेंस कितना हो गया, √2a हो गया। तो हमने 1 2 3 4 तो निकाल लिया। अब मैं तुमको बता रही हूँ, देखो अभी भी दिक्कत है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक नेबर इस कॉर्नर से बेटा हमको यहाँ तक लाना है, लाइन नहीं खींचूंगी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ तक लाना है। ठीक है, ये नॉन एडजॉइनिंग फेस है। कौन सा फेस है, नॉन एडजॉइनिंग। आपको पता है एडजॉइनिंग फेस क्या होते हैं, मैं बताती हूँ। जैसे ये कॉर्नर है तो इसका एडजॉइनिंग फेस एक ये हो गया, मतलब इस कॉर्नर से निकलने वाले फेस, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये एक हो गया, ये इसका नॉन एडजॉइनिंग फेस है। इसी तरह से इस कॉर्नर के एडजॉइनिंग फेस कौन से हो गए, एक ये हो गया, एक टॉप वाला हो गया और ये पीछे साइड वाला जो दिख नहीं रहा। लेकिन ये वाला इस कॉर्नर के लिए नॉन एडजॉइनिंग फेस है, तो ये तो काउंट होगा ही ना। एक और होगा, एक और कैसे होगा वो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर अब मुझे ड्रॉ करना ही पड़ेगा। सपोज दैट मैं यहाँ से एक क्यूब बना रही हूँ, इस कॉर्नर से मैं दूसरा यूनिट सेल बना रही हूँ, राइट। ड्रॉ क्यों नहीं हो गया, तो मैं यहाँ से एक दूसरा यूनिट सेल बना रही हूँ, राइट, है ना। ये एक यूनिट सेल बना रही हूँ और सॉरी ये बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम स्ट्रेच करके रख देते हैं, ये ज़्यादा आसान काम है ना। ये यूनिट सेल बनाया मैंने। अब यहाँ पर क्या है, इस यूनिट सेल में इस फेस के सेंटर पर एक एटम है। ठीक है, चिढ़ना मत, बिल्कुल समझाना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, है ना। अब मुझे क्या करना है, बस हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कॉर्नर से इसका भी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसका भी डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम देखें यहाँ से जो लोकेशन है, ये मैंने इसलिए बताई तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्लियर करती जाती हूँ, ऊपर का फिगर भी आपको दिख रहा है तो अब समझ में आता जाएगा। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं नियरेस्ट नेबर। तो नियरेस्ट तो हमको √2a/2 बोल दें या a/√2 बोल दें, बात बराबर है। लोकेशन इसकी कहाँ है, फेस सेंटर पे, और फेस के सेंटर पर, एडजॉइनिंग फेस के सेंटर पर अगर है तो उसका नंबर कितना होगा, 12 होगा। नॉन एडजॉइनिंग पर होगा तो 24 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो एडजॉइनिंग फेस पर है तो इसलिए इसका नंबर कितना हो गया, 12। अब अपन आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमको मिल रहा है ए। ए मतलब हमको कहाँ मिलेगा, एज के कॉर्नर पे। कहाँ मिला, एज के कॉर्नर पर। डिस्टेंस ए हो गया, और एज की लोकेशन पर अगर हमको कोई भी नेबर है तो उसका नंबर 6 है। ठीक है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, अपन सिंपल डायरेक्ट तरीके से याद रखते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमको कहाँ मिल रहा है, a इंटू √3/2। अब सोचोगे ये कौन सा है, मैं बोल रही हूँ आप बताना। ये है सेंटर ऑफ नॉन एडजॉइनिंग फेस। क्या कहा मैंने, सेंटर ऑफ नॉन एडजॉइनिंग फेस। मतलब कौन सा,
मैं सब हटा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि बाकी सब आपको पता है। सोच रहे होगे कि मैम फिर ये बनाए ही क्यों थे? बनाए इसलिए थे बेटा कि समझ में आ जाए आपको, ठीक है। सब हटा देती हूँ, मुझे किसी का कोई काम नहीं है अब मुझे सिर्फ ये दो समझाने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है, ये जो है सेंटर ऑफ नॉन एडजॉइनिंग फेस, इसका डिस्टेंस कितना आएगा? a इंटू √3/2। अब सोचोगे कि कैसा आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ मैं, यहाँ पर बता देती हूँ। देखो ये क्या हो जाएगी? लेंथ a, ठीक, और ये क्या हो जाएगा? √2a/2, ठीक है। तो ये एक्चुअली एंगल कितना है? 90 डिग्री का। इसमें दिख नहीं रहा तो क्या हो गया, है ना, क्यूब है ना। तो यहाँ से जाएंगे तो इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। और अब हमको ये डिस्टेंस डॉटेड लाइन से बना रही हूँ, ये निकालना है। तो अब आप सिंपली निकाल सकते हो, मैं यहाँ लिख के रब कर दूंगी। यहाँ से अपन बनाएं तो ये डिस्टेंस सपोज दैट कितना हो गया? x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a² प्लस कितना हो जाएगा? √2a/2 का स्क्वायर, है ना। तो x² कितना आ जाएगा बच्चों? बताओ। दैट इज a² प्लस a/2, है ना। तो ये कितना आ गया? x² कितना आ गया बताओ? a² 3/2, तो x कितना आ गया? दैट इज √3/2 आ गया। तो ये है सेंटर ऑफ नॉन एडजॉइनिंग फेस। और फेस की लोकेशन पर अगर नॉन एडजॉइनिंग फेस है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि कैसे 24 होते हैं, लेकिन नॉन एडजॉइनिंग है तो पूरे 24 रहेंगे, और अगर एडजॉइनिंग है तो उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नंबर कितना होता है? 24 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन आते हैं, सॉरी ये 3rd नंबर था, 4th नंबर पर नेक्स्ट रेज टू पावर 3। तो ये हमको कहाँ मिलता है? फेस डायगोनल पे। कहाँ मिला? फेस डायगोनल पर, ठीक है। अब नेक्स्ट रेज टू पावर 4 पर आते हैं। ये क्या मिल रहा है? a इंटू √5/2। कैसे मिलेगा देखते हैं। उसके लिए मुझे पहले इसको रब करना पड़ेगा। तो अब मैं ये वाला नेबर को रब कर देती हूँ, और अब हम चलते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब हमको इस यूनिट सेल के इस वाले फेस पर जो है उस एटम का डिस्टेंस निकालना है। इसको कैसे निकालें? बहुत इजी है। यहाँ चलें √2a और यहाँ चलें, राइट, है ना। लाइन सीधी नहीं खींची, आप समझ लेना। और ये हो गया हमारा x, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया √2a, और ये कितना हो गया? √2a/2। अब आप निकाल के देख लो। फिर ये कहाँ आ रहा है? इसकी लोकेशन कहाँ आ रही है? एट द सेंटर ऑफ एट द फेस सेंटर ऑफ अदर यूनिट सेल, ठीक है। मतलब दूसरी यूनिट सेल के अपोजिट फेस पर, मतलब इस इधर वाले फेस पर नहीं आ रहा, शेयर्ड फेस पर नहीं आ रहा, अपोजिट फेस पर आ रहा है। तो इसकी लोकेशन को कोई परफेक्ट नाम नहीं दे सकते, बस हम इतना लिख सकते हैं एट फेस सेंटर ऑफ एडजॉइनिंग यूनिट सेल, ठीक है। तो फेस सेंटर ऑफ एडजॉइंट यूनिट सेल, ठीक है। और इसको यहाँ रब करके हम देख लेते हैं, कर सकते हैं फटाफट। ये आप सब सॉल्व कर सकते हो, मैं भी कर देती हूँ, आप भी कॉपी में कर लीजिए, पता रहेगा आपको कि कैसे करना है। वैसे तो यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट। तो यहाँ पर क्या होगा? x² इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज √2a² प्लस क्या हो जाएगा? √2a/2²। तो ये कितना हो जाएगा? 2a² प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a²/4। मतलब आप समझ गए ना, a/a²/2। तो ये कितना आ जाएगा? √2a²/a²/2। तो फाइनली कितना आ जाएगा? मैं x² कर देती हूँ। ये कितना आ जाएगा? 5/2a²। तो x कितना आ जाएगा?
√5/2a। ठीक है, तो फेस सेंटर ऑफ एडजॉइंट यूनिट सेल। अभी भी आप देख लो हम बॉडी डायगोनल तक नहीं पहुंचे हैं। एक्चुअली बॉडी डायगोनल होता है हमारा 6th नंबर का नेबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट रेज टू पावर 4, जो हमको मिलेगा √3a। आप इन सारे डिस्टेंसेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो, देख लो मिल जाएगा। और बॉडी डायगोनल पर जो होता है उसका नंबर कितना होता है 8। आ गया समझ में? लोकेशन में लिख नहीं रही, √3a का मतलब क्या होता है बॉडी डायगोनल। ओके, सो इट इज पैकिंग इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड दिस पार्ट टाइप्स ऑफ नेबर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जिसकी श्रद्धा हो, जिसकी भक्ति हो पढ़ाई में, वो इसको याद कर लेना, समझ लेना, दैट पार्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, अब हम आते हैं क्लोज पैकिंग की नेक्स्ट पैकिंग पर, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पर आएंगे। इसमें क्या हो रहा था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम ABC ना करें, क्या करें, AB टाइप की लेयर करें। कैसी करें, AB टाइप की लेयर करें, तो हमको क्या मिलेगा, हेक्सागन मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, देखो लेयर A के ऊपर B के ऊपर फिर से A, और इन तीनों को ज्वाइन कर दिया तो क्या मिल गया, यहाँ पर हेक्सागन मिल गया। शेप हेक्सागन जैसी दिख रही है ना। अब इसमें देखो याद रखना, ये जो पॉइंट है दैट इज इक्वल्स टू 2r, ये हो गया A, ये हो गया B, तो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू 2r। ठीक है, C इज नॉट इक्वल्स टू 2r। C कहाँ से मिलेगा, C अगर हम देखें तो C हमारे पूरे हेक्सागन की क्या है, लेंथ है। तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक C है बेसिकली, है ना। तो A का जो स्फीयर ये से लेके यहाँ तक ये C है। हाँ, इसमें ये जो एंगल है गामा एंगल, वो कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना क्रिस्टल सिस्टम में। अब हम आते हैं जरा इसके पैकिंग फ्रैक्शन पर। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमको वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ पर जरा अगर हम देखें पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के पहले हमको नंबर ऑफ स्फीयर्स देख लेते हैं पर यूनिट सेल। तो देख लेती हूँ आगे कहीं बताया है क्या, हाँ बताया है, इफेक्टिव नंबर। तो अपन इसको अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमको क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन का वॉल्यूम चाहिए, तो स्फीयर का वॉल्यूम तो बड़ा आसान है, 4/3 πr³ निकाल लेंगे। बात है कि सबसे पहले हम क्या निकालें, हेक्सागन का वॉल्यूम निकालें। और हेक्सागन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन हम क्या लिखेंगे, ये सबको पता है, अपन ने क्लास 6th में पढ़ा था, इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। एक्चुअली अब आप पिछले पेज पर आओ, हाइट को मैंने यहाँ पर क्या बताया है, C। देखो 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 देखो, ये हेक्सागन की हाइट है जिसको मैंने बोला है C, है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, H इक्वल्स टू C, ये सॉरी C निकालना है हमको। और एरिया तो हम बहुत आसानी से निकाल ही लेंगे। एरिया क्या होता है, हम पहले भी निकाल चुके हैं। एरिया इक्वल्स टू 6 इंटू एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। तो एरिया तो बड़ा आसान काम है, वो हम निकाल लेंगे। एरिया इक्वल्स टू 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना, बेस तो वही होता है ना उसका। तो एरिया मतलब बेस एरिया इंटू हाइट, मैं ऐसा लिख देती हूँ। ठीक है, तो बेस तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलता है ना, अभी अपन ने पढ़ा था ना हेक्सागोनल पैकिंग जब पढ़ी थी, है ना। तो अभी अब मेन प्रॉब्लम है हमारी कैलकुलेशन ऑफ C का कैलकुलेशन देखते हैं। देखो दिस पार्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। C के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़रा देखते हैं।
देखो C के लिए हमको थोड़ा सा पिछले पेज पर जाना पड़ेगा, जब मैं आपको समझा पाऊँगी बहुत अच्छे से। देखो C आप ये मानो कि ये क्या है, यहाँ C पर अगर मैं रेड वाले स्फेयर से यहाँ तक करूँ, कलर अलग है क्या, कलर मैं दूसरा ले लेती हूँ थोड़ा सा, ये वाला। देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट मानूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक की मानूंगी तो C है, लेकिन इस रेड वाले स्फीयर से यहाँ तक के मानूंगी तो ये C/2 है। कैसा है, C/2 है। अब मुझे देखना है कि ये C/2 है क्या भला। ठीक है, तो C/2 में आपको दिख रहा है ना, 3 स्फीयर्स रखे हैं और उनके ऊपर क्या रखा है, एक स्फीयर रखा है। तो C/2 कुछ ऐसा है। देखो ये लेयर के 3 स्फीयर, लेयर A के 3 स्फीयर्स जो येलो वाले से दिख रहे हैं, और उनके ऊपर अगर हम देखें, ये पर्पल तो ए का ही है, उसके ऊपर यहाँ पर हमको क्या रखा हुआ है, लेयर बी का स्फीयर रखा हुआ है। राइट, ऐसा है कुछ। अब हमको कैसे हाइट देखनी है, थोड़ा सा मैं इसका साइड व्यू दिखाऊं तो साइड व्यू हमको कैसा दिखाई देगा, ये स्फीयर थोड़ा चपटा सा, उधर मत देखो, ये स्फीयर चपटा सा, और इसके ऊपर रखा हुआ ये स्फीयर बड़ा सा बना देती, थोड़ा दूर दूर बनाया है, नहीं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, है ना। साइड व्यू देखते हैं। देखो ये स्फीयर है, मैंने थोड़ा सा चपटा बनाया है जिससे आपको समझ में आ जाए, उनके बीच की वॉइड समझ में आ जाए। ये स्फीयर भी मैंने चपटा बनाया है, और इसके ऊपर रखा हुआ ये स्फीयर दूर इसलिए बनाया कि आप डिफरेंस समझ पाओ। अब बेटा इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है, मुझे क्या करना है कि ये जो सेंटर पॉइंट है जो कि स्फीयर को क्या करता है, आधा करता है ना, मुझे इस पॉइंट से इसके सेंटर तक जाना है। ये डिस्टेंस है मेरा कितना, C/2। ये डिस्टेंस कितना है, C/2। मीन्स मैंने पीछे वाला स्फीयर बनाया नहीं है चपटा सा, आप समझ जाओ। तो इन दोनों के, तीनों स्फीयर के बीच का जो गैप है, इस गैप से मुझे ऊपर रखे हुए स्फीयर के सेंटर तक आना है, इसको हम बोलेंगे C/2। ठीक है, अब क्योंकि ये स्फीयर टच में है ना, तो ये दोनों टच में है, तो यहाँ तक ये क्या हो गया, ये 2r के बराबर हो गया, क्योंकि ये तो टच है ना। ये देखो अपन साइड से यहाँ तक आएंगे तो ये 2r, ये डिस्टेंस तो मुझे पता है 2r है, और अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए तो फिर तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो C/2 के कैलकुलेशन के लिए, C के कैलकुलेशन के लिए पहले हमको C/2 निकालना है, ठीक है ना। और C/2 निकालने के लिए पहले हमको ये निकालना है। अब सोच रहे होगे मैडम ये तो r है, नहीं बेटा ये r नहीं है, ये क्या है ये मैं बताती हूँ तुमको। ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो इस स्फीयर का रेडियस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का भी तो कोई डिस्टेंस है जिसको हम वाइड बोलेंगे, प्लस स्मॉल r है। तो एक्चुअली अब हमको ये निकालना है। अगर ये निकल गया तो ये तो 2r है, तो फिर निकल ही जाएगा। तो कंसेप्ट आपको आया ना समझ में। तो जब हमको हेक्सागन का वॉल्यूम निकालना है तो उसकी हाइट निकालनी है, और हाइट निकालने के लिए हमारे पास 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप हमको क्या करना है, इस स्फीयर के सेंटर से यहाँ तक पहुँचना है, ये डिस्टेंस निकालना है। इसको निकालने के बाद इस वॉइड से दूसरे स्फीयर के सेंटर तक चलना है। मतलब आप ऐसा समझो, जो स्फीयर एक लेयर में है, उन एक लेयर में से स्फीयर के सेंटर से उसकी वॉइड तक आना है, पहला स्टेप। फिर उस लेयर की वॉइड से दूसरी लेयर के स्फीयर के सेंटर तक जाना है। समझ गए आप बात को। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारे 2 स्टेप क्या हैं, मैं यहाँ से ही बताती हूँ तो यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा स्टेप 1 क्या है, हमारा स्टेप 1 है कि ये जो एक ही लेयर के स्फीयर हैं, पहले हमको इस स्फीयर से यहाँ वॉइड के सेंटर तक का डिस्टेंस चाहिए। ये हो गया हमारा स्टेप 1, ठीक है। अब ये निकालने के बाद स्टेप 2 क्या है, इस वॉइड के सेंटर से जो ये रेड वाला है इसकी हाइट तक जाना है। तो ये हो जाएगा हमारा C/2, और उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे।
क्लियर? तो स्टेप दोनों क्लियर हो गए। अब अपन आते हैं, देखो तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप 1 पे। हमारा स्टेप 1 क्या था? एक ही लेयर में, देखो ये मैं बता देती हूँ स्टेप 1 क्या है दोबारा से। यहाँ पे एक ही लेयर में ये स्टेप 1 है, इसकी वॉइड तक जाना है। तो पहले हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं यहाँ तक जाने के लिए, ठीक? चलो, तो अब हमने क्या लिया कि एक ही लेयर के जो 3 स्फीयर्स हैं, टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये 3 स्फीयर्स हैं, ये और ये इनके बीच की वॉइड है, ठीक है? अब मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक? अब ये 2 स्फीयर एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है? तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a/2। मैंने आपको बताया था ना a = 2r होता है, तो इसका ये हो गया a/2, ठीक है? और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, 3 स्फीयर्स से तो हमेशा इक्विलैटरल ट्राइंगल बनता है, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है? क्या हो गया? 30 डिग्री। अब हमारे पास एंगल है और बेस है, तो हम क्या लिख सकते हैं? cos 30। cos 30 = क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है? हमको हाइपोटेनियस ही तो निकालना है। बेस कितना हो गया? तो यहाँ पर अगर हम देखें, बेस = a/2 और हाइपोटेनियस हमने कितना ले लिया? x। तो cos 30 = क्या हो जाएगा? a/2 × x, हाइपोटेनियस x है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बताओ। cos 30 डिग्री = कितना? √3/2, ठीक है? तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x = क्या हो जाएगा? a/2 cos 30। एक्चुअली ये स्क्वायर नहीं है, ये बेटा 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो x आ गया a/√3, ठीक है? मीन्स हम स्टेप 1 पहुँच गए। क्या पहुँच गए? स्टेप 1। बताओ जल्दी, स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 हमारा था कि हम यहाँ इस सेंटर से, इस स्फीयर के सेंटर से वॉइड के सेंटर तक आ गए। अब हमको c/2 निकालना है, ठीक है? तो देखो यहाँ से बताऊँ, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया, अब c/2 निकालना है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यहीं से लगाएं अगर मैं, तो मैं क्या बोलूँगी? देखो 2r² = ये हमारे पास आ ही गया है x² प्लस ये जो हमको निकालना है, तो इसको हम बोल दें c/2 का स्क्वायर। बस x भी हमारे पास 2r भी है तो हो जाएगा। बस आगे कहानी बढ़ाते हैं अपन, है ना? स्टेप 2 की तरफ आते हैं। तो देखो क्या हो गया? x² प्लस c/2² दैट इज = a²। a² की जगह अपन क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? 2r था ना, तो 4r² हो जाएगा, ठीक? सिंपल। इसको सॉल्व किया तो c कितना आ गया? अब इसको मैं सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, ये तो आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे। तो c कितना आ गया? 4r × √2/3, ठीक है? क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमको वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन क्या है? बेस एरिया × हाइट। तो बेस एरिया 6 × दैट इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, और c तो हमने इसको डबल कर दिया, ठीक है? इसको डबल कर दिया। अब दैट कैलकुलेशन इज टू इजी, आई थिंक यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन आ गया हमारा 24√2r³, ठीक है? अब हमको निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले हमको इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल निकालना पड़ेगा। फिर से फिगर की तरफ चलते हैं। देखो बहुत आसान है, इतने सारे फिगर डाले हैं, इतनी मेहनत करके तो देखना पड़ेगा। कॉर्नर के कितने एटम? 1 2 3 4 5 6। 6 × मतलब 6 और 6 12, तो 12 × इनकी शेयरिंग 1/3। कॉर्नर की, हेक्सागन के कॉर्नर की शेयरिंग 1/3 होती है ना, प्लस पर्पल वाले एटम फेस सेंटर पे हैं, कितने? 2 × 1/2, ठीक है? और ये 3 कम्प्लीटली इनसाइड, रेड वाले, तो ये कितना हो गया भैया? 4 + 1 + 3, तो कितना हो गया ये? 1 मिनट, सॉरी, हाँ 12 × 1 सॉरी 6 1/6 होगा, तो ये कितना हो गया? 2, इरेज कर देती हूँ, सॉरी गलती से वो 3 निकल गया। बताओ हेक्सागन के कॉर्नर की शेयरिंग कितनी होती है? 6 होती है ना, 3 नीचे और 3 ऊपर, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 2, तो ये टोटल एटम कितने हो गए? 6
राइट। अब अपन आए तो Z इफेक्टिव हमारा कितना हो गया 6। अब पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं अपन, तो क्या हो गया 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब 24√2 आर क्यूब, ये स्क्वायर लिखा हो गया। तो इसको जब सॉल्व किया दैट इज π/3√2, CCP के जैसा आया, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 और पैकिंग एफिशिएंसी 74%। ओके, सो CCP एंड HCP दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी बिल्कुल इक्वल होती है। मीन्स जब हम क्लोज पैकिंग में आते हैं 3D में, तो पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम हमको मिलती है कितनी 74%, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। ओके, सो इट वाज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ CCP एंड HCP। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देख लें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। सोच रहे होगे कैसे, बताती हूँ, फिगर से आते हैं। ठीक है, जरा पर्पल वाले एटम को देख के अपन काम करेंगे, उससे बहुत आसानी से समझेंगे। पर्पल वाले में देखो तो ये 6 एटम है, तो इन हर एटम का कितना पार्ट आएगा 1/3 1/3 1/3। ठीक है, 3 नीचे है ना। अब या ऐसे ये पर्पल वाले एटम को देखो तो ये 3 पूरे कंप्लीटली हैं, इसके ऊपर 3 पूरे आ जाएंगे, सॉरी 1/3 नहीं, पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी। तो 1 2 3 4 5 6 6 ये हो गए, 3 नीचे, इसके ऊपर दोबारा से रेड आ जाएंगे 3, तो टोटल कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। वो मैं ना मेरे दिमाग में शेयरिंग चल रहा था पर यूनिट सेल कितना होगा, तो मैंने 1/3 बोल दिया और अभी भी 1/3 बोल दिया। करेक्टेड, कॉर्नर की शेयरिंग कितनी होती है 1/6। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 12। और अगर हम यहाँ पर डेंसिटी निकालें तो दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू मोलर मास अपॉन, सॉरी ए क्यूब नहीं है ये गलत हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन कितना था बेटा अपना 24√2 आर क्यूब। आ गया समझ में। हाउएवर आर क्यूब की जगह आप आर और उसका ए का क्या रिलेशन है, वैसे तो यहाँ पर वॉल्यूम गिवन ही होगा तो यहाँ हम डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे नहीं, क्योंकि ए इक्वल्स टू ये छोड़ ही दो, है ना। तो या तो आपको वॉल्यूम का हेक्सागन दिया जाना चाहिए तब अपन करेंगे, और नहीं गिवन है तो ए गिवन होगा तो ए से हम रिलेशन निकाल लेंगे, लेकिन वो बहुत ही एडवांस लेवल पर आएगा कि हमको पता है ए इक्वल्स टू क्या है 2r। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसकी डेंसिटी भी निकाल सकते हो क्रिस्टल की। ओके, सो इन दिस लेक्चर हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा सारे टाइप की क्लोज पैकिंग में। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट वॉइड्स इन क्लोज पैकिंग। ओके।